हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में ओल्ड हाइपोथेसिस को स्टार्ट किया था और ओल्ड हाइपोथेसिस के अंदर हमने 3 थ्योरीज पढ़ ली थी। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड बायोजेनेसिस। ठीक है, उसके बाद में हम अभी जो आगे नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि उसी ओल्ड हाइपोथेसिस की थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। ये थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया जो है किसने प्रपोज की थी? एक अरेनियस नाम का वैज्ञानिक जिसने ये थ्योरी दी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस थ्योरी का क्या कहना था कि जो लाइफ है वो किसी अदर प्लेनेट से हमारे अर्थ के ऊपर ट्रांसफर हुई है। ठीक है, मतलब और जो लाइफ जो आई है वो स्पोर के रूप में आई है। किसके रूप में आई है जी? स्पोर के रूप में। क्लियर? अब यहाँ पे बात ये तो समझ में आती है कि स्पोर के रूप में आई है, परंतु एक चीज बताइए, उस टाइम रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था और हाईली कॉस्मिक रेज थी। तो ये कॉस्मिक रेज जो है वो क्या करेगी? इन स्पोर को डिस्ट्रॉय कर सकती है, रास्ते में ही ब्रेक खत्म कर सकती है। इसलिए क्या है कि ये थ्योरी भी क्या हो गई? फेल हो गई। इसके बाद में जो इसी थ्योरी के सपोर्ट में एक थ्योरी और आई, जिस थ्योरी का क्या नाम था? क्या नाम था जी? थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी। ठीक है, ये थ्योरी जो दी, देने वाले वैज्ञानिक का नाम मतलब प्रपोज किसने किया था? रिचर नाम का वैज्ञानिक जिसने ये थ्योरी दी। ये थ्योरी कह रही थी कि भाई अकेले स्पोर नहीं आए, स्पोर डायरेक्टली ट्रेवल करके नहीं आए। ये बताना चाह रहा था कि भी किसी अदर प्लेनेट से हमारे अर्थ के ऊपर जो स्पोर आए थे, ये जो स्पोर है इनके साथ में कॉस्मिक डस्ट जुड़ी हुई थी और इस कॉस्मिक डस्ट की हेल्प से ये हमारे अर्थ पे ट्रांसफर हो पाए। परंतु बात तो वही आ गई कि जब कॉस्मिक डस्ट थी इन्वायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे कॉस्मिक रे भी थी। तो इसलिए क्या है कि ये इनके ऊपर भी कॉस्मिक रे का इफेक्ट आ सकता है। तो ये थ्योरी भी क्या हो गई? फेल हो गई। अब तक हमने क्या है कि ओल्ड हाइपोथेसिस की 5 थ्योरियां पढ़ी। 5 में से सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, जो ये बोल रही थी कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग से लिविंग लाइफ आई। परंतु उस थ्योरी का जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका था वो गलत था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं न्यू हाइपोथेसिस। ये आपको न्यू हाइपोथेसिस अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो उसको कंटिन्यू सिस्टमेटिकली पूरा वीडियो देखोगे तो ये जाके समझ में आएगी कि न्यू हाइपोथेसिस क्या थी। न्यू हाइपोथेसिस के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? ओपेरोन हेल्डन थ्योरी पढ़ेंगे, जो हमारे एनसीईआरटी ने इंक्लूड कर रखी है। न्यू हाइपोथेसिस, इसको ओपेरोन हेल्डन थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के अंदर, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए इस थ्योरी को 2 स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहला है इसके अंदर केमिकल इवोल्यूशन, उसके बाद में क्या है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। पहले केमिकल इवोल्यूशन और फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इसके अंदर कुछ स्टेप पढ़ने पड़ेंगे अपने को। जैसे केमिकल इवोल्यूशन शुरू हुआ, ध्यान रखियो ये जो न्यू हाइपोथेसिस है कंप्लीटली केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। आपको एक और भी बता देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो फलाना कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, और उन्होंने कंबाइंड होकर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक लिविंग बॉडी कैसे डेवलप करेगी, ये थ्योरी ये चीज बताना चाह रही है। ठीक है, मतलब इस हाइपोथेसिस में अपन ये पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा क्या है कि पूरा वीडियो देखोगे तो ये चीज क्लियर होगी। बाकी ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, क्योंकि जब बायो के अंदर केमिस्ट्री की बात होती है तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ठीक है, परंतु टेंशन की बात नहीं है। मैं इसको एक सिस्टमेटिक व्यू से कि किस तरीके से पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, एक प्रैक्टिकली प्रूव्ड सिस्टम बताऊंगा।
इसके अंदर ही आपका मिलर एक्सपेरिमेंट आ जाएगा जो आपके एनसीईआरटी ने इंक्लूड कर रखा है। केमिकल इवोल्यूशन के अंदर पहला जो स्टेप आया, केमिकल इवोल्यूशन के अंदर पहला स्टेप क्या था, एटॉमिक स्टेज। पहले क्या थी, एटॉमिक स्टेज। दूसरी क्या आई, मॉलिक्यूलर स्टेज। तीसरी आई फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। और 4 नंबर पे आया फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। मतलब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि पहले एटॉमिक स्टेज, एक एटम ने मिलकर मॉलिक्यूल बनाया और मॉलिक्यूल ने सिंपल मॉलिक्यूल बनाए और सिंपल मॉलिक्यूल ने फिर क्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए। मतलब यहाँ पे पॉलीमराइजेशन हुआ है, बहुलीकरण, ठीक है। और उसके बाद में क्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने के बाद अब क्या है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। इसके 5 स्टेप हैं। इसके अंदर पहला स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोट, ठीक है। दूसरा स्टेप इसमें आता है फॉर्मेशन ऑफ इयोबायोट। उसके बाद में इयोबायोट होने के बाद में तीसरा जो इसके बाद में आगे का जो स्टेप है, सॉरी ये 6 नंबर स्टेप है, कंटिन्यू है। और ये 7 नंबर, इसके बाद में क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोकैरियोट सेल। और 8 नंबर पे आएगा ऑटोट्रोफिज्म। और 9 नंबर का स्टेप आएगा फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोट। क्लियर, ध्यान देना पॉइंट। आपको पहले मैं थोड़ा मैपिंग कर देता हूं टॉपिक की। सबसे पहले एटॉमिक स्टेज जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, ये जितने भी एलिमेंट्स है, एटॉमिक स्टेज आई। एटॉमिक स्टेज के बाद में आया मॉलिक्यूलर स्टेज। मतलब कि एटम्स में मिलकर क्या बनाया, एक सिंपल मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना दी, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना दी। तो ये मॉलिक्यूल स्टेज आई। उसके बाद मॉलिक्यूलर स्टेज के बाद में फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। अब सिंप्लीफाइड तरीके के मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। सिंपल ग्लूकोज, इस तरीके की, मतलब कि सिंपल स्ट्रक्चर ग्लूकोज बन गई, मतलब कि एक अमाइनो एसिड बन गया, ठीक है, फैटी एसिड बन गया, ग्लिसरॉल बन गया। ये सिंपली तरीके की चीजें सिंपल मॉलिक्यूल में बनेंगी। उसके बाद में उनका पॉलीमराइजेशन होगा। पॉलीमराइजेशन होने से क्या है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेंगे। और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है ये इकट्ठा होकर एक प्रोटोबायोट स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें अपन 3 मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, कोसर्वेंट, माइक्रोस्फीयर्स, वेसिकल्स, ठीक है। तो ये मतलब कि प्रोटोबायोट बनेगा, फिर इयोबायोट बन जाएगा, प्रोटोसेल बन जाएगी, फिर प्रोटोसेल जो है वो एक प्रोकैरियोट सेल में कन्वर्ट हो गई। और ये ऑटोट्रोफिज्म होगा, मतलब कि वो जो स्ट्रक्चर बनी है वो खुद फूड बनाना स्टार्ट कर देगा। आपने पढ़ा होगा सेल बायोलॉजी में, दुनिया के अंदर सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया आया था, जिसके बाद में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। ऑटोट्रोफिज्म होगा, फिर क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोट सेल। तो ये सिस्टमेटिक है कि किस, अपने को क्या है कि ध्यान रखियो, पहले ये स्टेप पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में यहाँ से ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। मतलब कि एक एटम से एक यूकैरियोट सेल कैसे बनी। तो कंप्लीट वीडियो देखिए, तब आपको ये चीजें क्लियर होगी। तो पहला हेडिंग लगा लीजिए एटॉमिक स्टेज। पहला हेडिंग क्या लगा लीजिए, एटॉमिक स्टेज। मतलब केमिकल इवोल्यूशन की एटॉमिक स्टेज अपन पढ़ेंगे पहले। एटॉमिक स्टेज के अंदर क्या था, आपने बताया बिग बैंग थ्योरी में कि भाई बहुत बड़ा ब्लास्ट, एक बैंग होने की वजह से सारा जो है बिखर गया। उसके बाद पार्टिकल एंटी पार्टिकल बने, उन्होंने रिएक्ट किया। और एनवायरमेंट के अंदर ये जो आप एलिमेंट पढ़ रहे हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, निकल, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये जो सारे क्या थे, एक गैसियस फॉर्म में और एक डस्ट के रूप में मतलब बिखरे हुए थे। क्लियर। इन्होंने क्या है कि अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट क्या है, इन्होंने अपना अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दिया।
इतना मेरे को पता नहीं कि एटॉमिक वेट कैसे निकलता है। एटॉमिक वेट आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये बाहर की तरफ रह लिए, उसके बाद में जो अंदर की तरफ जैसे मान लो एल्यूमिनियम आ गया, अंदर की तरफ फेरस आ गया, निकल आ गया। इसी वजह से ध्यान रख लियो, इसी वजह से जियोग्राफी में पढ़ते हैं अपन कि जो खदानें मिली निकल, जो मतलब कि हमारी जो मेटल्स मिले वो डीप में मिले, क्योंकि उनका एटॉमिक वेट ज्यादा था और उन्होंने वहां पे अपना जमा होना स्टार्ट कर दिया, और जो हल्के थे वो साइड में आ गए। क्लियर? तो ये 3 लेयर बन गई, पहले आउटर, फिर मिडल और फिर इनर। तो इस तरीके इनका अरेंजमेंट हुआ। ये ध्यान रख लेना, अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक एलिमेंट्स का जो है अरेंजमेंट हुआ, और एलिमेंट जो थे कुछ गैसेस फॉर्म में थे और एक डस्ट के रूप में बिखरे हुए थे, उन्होंने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अपना अरेंजमेंट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप जो आया वो क्या आया, इस टाइम क्या है कि एटॉमिक स्टेज में जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई टेम्परेचर था, मतलब टेम्परेचर क्या था, हाईली टेम्परेचर एटमॉस्फेयर था। नेक्स्ट जो स्टेप आया अपना दूसरा, वो क्या था, मॉलिक्यूलर स्टेज। दूसरी क्या थी, मॉलिक्यूलर स्टेज। ये मॉलिक्यूलर स्टेज में क्या हुआ कि थोड़ा टेम्परेचर जो है वो डाउन आया। टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो एटम्स थे वो आपस में रिएक्ट कर गए। क्या कर गए जी, आपस में रिएक्ट कर गए। जैसे आपको कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। उसके बाद में जैसे मान लो कि आपका नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन ने रिएक्शन की तो क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की कहानी मतलब इसके अंदर अपने पास आती है कि भाई किस तरीके से इन्होंने रिएक्ट किया और किस तरीके से इन्होंने एक मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है, इस चीज में जो वैसे तो आपको बता देता हूं कि इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनती गई, परंतु इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती गई मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, अमोनिया बन गई, इस तरह की स्ट्रक्चर बनती गई। परंतु यहाँ पे जो याद रखने का पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूलर स्टेज में मोस्ट जो था मोस्टली रिएक्टिव हाइड्रोजन, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेज इट्स कॉल्ड हाइड्रोजन। ये मोस्ट रिएक्टिव था उस दौरान। और ध्यान रखना एक पॉइंट और कि उस टाइम क्या है कि ऑक्सीजन जो थी वो नो फ्री, मतलब ऑक्सीजन फ्रीली फॉर्म में नहीं थी। ऑक्सीजन किसी के साथ में कंबाइंड फॉर्म में थी, ऑक्सीजन फ्रीली मूवमेंट नहीं कर रही थी। इसलिए क्या था, इन्वायरमेंट कैसा हो गया, रिड्यूसिंग हो गया। कैसा हो गया जी, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर या एनवायरमेंट। क्लियर? दोबारा बता दूं, मॉलिक्यूलर स्टेज आई, टेम्परेचर डाउन हुआ, एटम्स ने रिएक्ट की, आपस में रिएक्ट करके और इन्होंने क्या है कि सिंपल मॉलिक्यूल बनाया। जैसे कार्बन ने ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, और अमोनिया ने नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना दिया, अमोनिया बना दिया। और ध्यान रख लेना उस टाइम मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट क्या था, हाइड्रोजन था। मतलब कि सारा काम हाइड्रोजन अपने मतलब एक तरीके का मोस्ट रिएक्टिव था। और ये उस टाइम क्या है कि ऑक्सीजन क्या थी, फ्रीली फॉर्म में नहीं थी। इसलिए क्या है कि इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइज ना होके रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद में आई अपनी इसके बाद तीसरी स्टेज, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल मतलब कि ये जो सिंपल मॉलिक्यूल थे इन्होंने क्या है कि आपस में रिएक्शन करके मॉलिक्यूल जो थे उन्होंने आपस में रिएक्शन करके सिंपल मॉलिक्यूल बनाए। इन्होंने आपस में रिएक्शन करके क्या बनाया, सिंपल मॉलिक्यूल बनाया। इसमें पॉइंट लिख देता हूं मैं। इसके अंदर क्या था, टेम्परेचर स्लोली डाउन चला गया और फॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट बनने लग गए इस दौरान।
और वेल्केनो इरिप्टेड, ज्वालामुखी फटने लग गए। क्या था? वेल्केनो इरिप्टेड स्टार्ट। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई वेल्केनो इरिप्टेड होने का कारण क्या था? वेल्केनो इरिप्टेड होने का कारण क्या था? कारण ये था कि बाहर से जो था वो तो ठंडा हो गया, अभी तक क्या है कि इनर साइड में, मतलब कि आंतरिक सतह जो थी वो गर्म थी, इसलिए वहां पे क्या है कि जो एक आपस में रिएक्ट करके और एक हाईली एक एनर्जी क्रिएट हुई, जिससे क्या है कि वेल्केनो इरप्टेड मतलब ज्वालामुखी फटने स्टार्ट हुए। और जब वेल्केनो इरप्टेड स्टार्ट हुए तो उससे क्या निकला? लावा। क्या निकलेगा भाई? जब ज्वालामुखी फटेगा तो लावा ही निकलेगा ना, ठीक है। अब ये जो लावा जो था, ये जो लावा निकला, और ये लावा निकलने के बाद में आपको पता है कि इन्वायरमेंट के अंदर लावा आया, और इन्वायरमेंट में सबसे पहले क्या था? अपना कार्बन था। इस कार्बन ने लावा के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाया? कार्बाइड बनाया। क्या बनाया जी? कार्बाइड। और ये जो कार्बाइड बना, ध्यान दे लियो, पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बाइड जो है, कार्बाइड ने क्या है कि वाटर के साथ रिएक्शन करके, कार्बाइड ने वाटर के साथ रिएक्शन करके मीथेन बना दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड डेवलप अपॉन अर्थ कौन सा था? मीथेन, ठीक है। और ये मीथेन बना कैसे? वेल्केनो इरप्टेड स्टार्ट हुए, लावा बहना स्टार्ट हुआ, बाहर निकलना स्टार्ट हुआ, लावा बाहर निकला तो बाहर एनवायरमेंट क्या था? कार्बन था। कार्बन ने लावा के साथ में रिएक्शन की तो क्या बना? कार्बाइड बना। और ये कार्बाइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया? मीथेन बना लिया। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ इज मीथेन, ठीक है। तो ये मीथेन बन गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि इस रिएक्शन के लिए एनर्जी कहां से मिली? इस रिएक्शन के लिए एनर्जी कहां से मिली? तो रिएक्शन के लिए एनर्जी जो दी गई, एनर्जी फ्रॉम, एक तो वेल्केनो इरप्टेड हुए और दूसरी कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे और वेल्केनो इरप्टेड दोनों ने इस रिएक्शन को एनर्जी दी, क्योंकि कोई भी रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो एनर्जी किसने दी? वेल्केनो इरप्टेड और कॉस्मिक रे ने एनर्जी दी, जिससे क्या है कि ये मीथेन बन पाया। समझ में आई कि मीथेन कैसे बना? अब ये जो मीथेन तो बन गया, अब मीथेन ने क्या है कि अपने इससे पहले स्टेप में बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो ये जो आपका मीथेन था, लिख देता हूं मैं, ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने मिलके क्या बना दिया? शुगर। क्या बना दिया जी? शुगर मॉलिक्यूल, मतलब कार्बोहाइड्रेट बना दिया। इसी ने, मीथेन ने क्या कर लिया कि अमोनिया हमने बनाया, वाटर बनाया और HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। थोड़ा सा साफ करता हूं मैं, एक रिएक्शन लिखनी है मेरे को, कि इसने क्या किया? मीथेन ने अमोनिया बनाया, वाटर बनाया था इससे पहले स्टेप में, और हाइड्रोजन साइनाइड से मिलके क्या बना दिया? प्यूरिन और पायरामिडिन। को क्या है भाई? ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ा हुआ, प्यूरिन और पायरामिडिन, N2 बेस, नाइट्रोजन बेस जो थी, उनका डेवलपमेंट हो गया। क्लियर? इस स्टेप में दोबारा बता देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर क्या हुआ? टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर डाउन से क्या कि अर्थ क्रस्ट बनने स्टार्ट हुए, वेल्केनो इरिप्टेड हुए। वेल्केनो इरिप्टेड होने से लावा जो बाहर निकला, लावा ने कार्बन के साथ रिएक्शन करके कार्बाइड बनाया, और कार्बाइड ने क्या किया? कार्बाइड ने क्या किया? वाटर के साथ में रिएक्ट करके मीथेन बनाया। और इस मीथेन ने क्या है कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर शुगर मॉलिक्यूल बना दिया, और मीथेन ने अमोनिया और इसके बाद में वाटर और HCN के साथ मिलकर प्यूरिन और पायरामिडिन बना दिए। क्लियर? यहां तक स्टेप समझ में आ गया। अब अपना जो अगला जो स्टेप है, ध्यान रख लेना, ये सिंपल तरीके के मॉलिक्यूल बने हैं। अब आपको पढ़ा होगा केमिस्ट्री के अंदर, आपने
एक प्रोसेस होता है पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। क्या था? पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो था, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बने, मतलब इसमें अपन पॉइंट लिख सकते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। सिंपल मॉलिक्यूल का क्या हुआ? पॉलीमराइजेशन हुआ। पॉलीमराइजेशन होने से क्या हुआ कि ये जो प्रिमिटिव सिया, जिसको एक वर्ड यूज करते हैं अपन, यहाँ पे बताता हूं आपको, प्रिमिटिव सिया, ये जो हमने जो बेसिकली जो प्रिमिटिव टाइप के जो बनाए सिंपल मॉलिक्यूल के रूप में, तो क्या है, उनको प्रिमिटिव सिया मतलब इनका पॉलीमराइजेशन कर दिया। और पॉलीमराइजेशन करने से हुआ क्या कि होगा क्या, जैसे शुगर था, पॉलीमराइजेशन में होगा क्या कि जैसे हमने शुगर बनाया, शुगर का पॉलीमराइजेशन होकर क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड। क्या बनेगा जी? पॉलीसैकेराइड बनेगा। ठीक है, जैसे अमाइनो एसिड जो है, ये अमाइनो एसिड अगर आप आपस में बाइंड होंगे तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। जैसे फैटी एसिड जो बनाया उसके साथ में अगर ग्लिसरॉल बाइंड हो जाती है तो क्या बन जाएगा? लिपिड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड बन गया, प्रोटीन बन गया, लिपिड बन गया। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर्स बनती गई, ध्यान रखना सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए। इससे पहले अपन ने क्या किया था, ये सिंपल मॉलिक्यूल बनाए थे। ठीक है, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स का कॉस्मिक रे की प्रेजेंस में, कॉस्मिक रे की प्रेजेंस में क्या हुआ? पॉलीमराइजेशन हुआ। और पॉलीमराइजेशन होने से शुगर किसमें बदल गया? पॉलीसैकेराइड। अमाइनो एसिड किसमें बदल गया? प्रोटीन। और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल किसमें बदल गया? लिपिड में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था क्या? हेल्डन। ठीक है, क्या नाम था? इसने हॉट डाइल्यूट सूप, एक वर्ड था याद रख लेना, यहां पे लिख देता हूं, हॉट डाइल्यूट सूप टर्म गिवन बाय हेल्डन। ठीक है, किसने? हेल्डन ने इसको हॉट डाइल्यूट सूप वर्ड यूज किया। किसके लिए यूज किया भाई? ये जो हमने बनाए पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, मैंने सारी रिएक्शन नहीं लिखी, न्यूक्लिक एसिड जो है वो कैसे बनता है? N2 बेस बनाई, शुगर बनाया और PO4। अरे ध्यान तो है ना, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनते हैं? न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है? न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है भाई? जब अपन क्या है कि शुगर मतलब कि राइबो शुगर, PO4 फॉस्फेट ग्रुप प्लस क्या कर देते हैं? N2 बेस को जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? न्यूक्लियोटाइड। अरे क्या हो रहा है भाई? न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इस तरीके की क्या है, न्यूक्लिक एसिड आगे बनने स्टार्ट हुए। तो इनके लिए यहां पे ध्यान देना पॉइंट है, इनके लिए हेल्डन ने किस किस के लिए पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनके लिए क्या वर्ड यूज किया गया? हॉट डाइल्यूट सूप। क्वेश्चन आ सकता है, हॉट डाइल्यूट सूप टर्म यूज की गई। तो याद रख लेना, अब हमने केमिकल इवोल्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। इसके अंदर हमने केमिकल इवोल्यूशन के दौरान हमने क्या कर लिया? प्रोटीन बना लिया, अमाइनो पॉलीसैकेराइड बना लिया, न्यूक्लिक एसिड बना लिया, लिपिड बना लिया, ये सारी चीजें हमने इसके अंदर बना ली। अब यहाँ पे एक स्टेप एनसीईआरटी से लेते हैं अपन। एनसीईआरटी ने एक मिलर एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया गया है। क्या किया गया है? मिलर एक्सपेरिमेंट, मतलब कि इस चीज को प्रूव करने के लिए
उस टाइम की कंडीशन है, उसने ये प्रूव किया कि भी उस प्रिमिटिव टाइम में, मतलब जो पहले जो टाइम था उस टाइम में ऐसा कुछ हुआ होगा। उसने क्या है कि एक अपरेटस के जरिए ये चीज प्रूव करने की कोशिश की भी हाँ जी उस टाइम की जो कंडीशन थी वो कंडीशन अप्लाई की, उस कंडीशन को अप्लाई करके देखो जैसे यहाँ पे ये क्या लगाया हुआ है, एक वैक्यूम पंप लगाया हुआ है, ठीक है। यहां से इसने क्या है कि वाटर को बॉईल किया, ठीक है, वाटर की वेपर बनाई, वैक्यूम पंप से उसको पंप किया, पंप करने के बाद में उसने क्या है कि इलेक्ट्रोड की हेल्प से यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मतलब यहाँ पे दोनों को स्पार्क करवाया, स्पार्क करवाने से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने जहां पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया वहां पे ये मेटल डाला, मतलब उसने यहाँ पे मीथेन, अमोनिया, वोट और हाइड्रोजन, इन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे डाला और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट किया। इसके बाद में क्या हुआ कि वहां से जो वेपर और ये जो चीज मिलके निकली उसको कंडेंसर लगा के ठंडा किया, और यहाँ पे क्या है वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या क्या जी ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। कि यहाँ पे इसने क्या कर लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटेन किया, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड जैसे इसमें इन्होंने एलानिन, ग्लाइसिन, ऐसे कुछ अमाइनो एसिड इन्होंने बनाए, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये अपरेटस मिलर एक्सपेरिमेंट ओरी मिलर जो बता रहा है वो ओरी हेराल्ड और मिलर ने मिलकर जो बताया, उसने क्या है कि ये चीज प्रूफ करके बताई कि भाई ऐसी कंडीशन मिली तब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो ये हो रहा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्या स्टार्ट हो रहा है जी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ये था केमिकल इवोल्यूशन, न्यू हाइपोथेसिस का केमिकल इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के अंदर जो पहला स्टेप था वो क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट नंबर 5 का ये स्टेप है, और वैसे बायोलॉजिकल का पहला स्टेप है, क्लियर। तो यहाँ पे अपन क्या देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोन्ट। प्रोटोबायोन्ट का मतलब क्या है कि एक प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर बनी, एक प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर। ये प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बनी, ये जो हॉट डाइल्यूट सूप जो टर्म दी गई, ये हॉट डाइल्यूट सूप किसने टर्म दी थी, थोड़ी देर लास्ट वीडियो में देखा हमने। हॉट डाइल्यूट सूप किसने बोला, किसने बोला भाई, हेल्डन ने बोला। और ये हेल्डन ने जो बताया ये जो हॉट डाइल्यूट सूप है इसने एक प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर डेवलप की, ठीक है, क्या बनाई प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर। और ये प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर जो है ये 3 मेथड से बनी, 3 मेथड, ठीक है। कौन कौन सा मेथड था, पहला आया को सर्वेंट। को सर्वेंट का मतलब ये किसने दिया, गिवन बाय ओपेरिन, किसने दिया, ओपेरिन ने को सर्वेंट मेथड बताया। इसका कहना था कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर वेपर, क्या बताया, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट और उसके ऊपर क्या थी, वाटर वेपर, क्लियर। और इन सभी ने मिलके क्या बना दिया, एक प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर बना दिया, क्लियर। ये किसने बताया, गिवन बाय ओपेरिन। ओपेरिन ने इस तरीके से बताया भाई जो आपने कार्बोहाइड्रेट बनाया, जो आपने प्रोटीन बनाया, उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलके उनके ऊपर क्या वाटर की वेपर बनी, और उस वेपर से जो स्ट्रक्चर डेवलप की उसे क्या बोल दिया, प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर। अब जो दूसरा जो मेथड था वो था माइक्रोस्फीयर। कौन सा था जी, माइक्रोस्फीयर। सेकंड मेथड कौन सा था,
माइक्रोस्फीयर। ये माइक्रोस्फीयर जो मेथड था ये गिवन बाय सिडनी फॉक्स। कौन से वैज्ञानिक ने दिया? सिडनी फॉक्स ने ये मेथड अप्लाई किया। इसने हीटिंग मेथड अप्लाई किया, मतलब उसने हीटिंग नहीं, इसने हीटिंग मेथड अप्लाई किया, मतलब कि इसने 130 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी अप्लाई किया। इसका बताना था कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस में क्या है कि उसके साथ में आरएनए विद बाइलेयर ऑफ लिपिड। समझ आई कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट प्लस आरएनए विद बाइलेयर लिपिड, इसको अप्लाई करके और इसके ऊपर इसने क्या किया 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगाया तो एक प्री बायोटिक स्ट्रक्चर बनी। ठीक है जी, तो ये था माइक्रोस्फीयर मेथड। अब जो तीसरा जो मेथड आया वो ये आया वेसिकल मेथड। कौन सा आया? वेसिकल मेथड। ये क्या है? कंबाइन फॉर्म ऑफ कोसर्वेटर एंड माइक्रोस्फीयर, दोनों की कंबाइंड फॉर्म थी। क्लियर? तो इस तरीके से मतलब हमारा पहला स्टेप जो है कि प्री प्रोटोबायोट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आया वो क्या आया? फॉर्मेशन ऑफ इओबायोट। वैसे ये नंबर 6 का मेथड है और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का सेकेंड स्टेप है। अब इस फॉर्मेशन ऑफ इओबायोट के अंदर क्या हुआ? म्यूटेशन हुआ। किसके अंदर? न्यूक्लिक एसिड में। इसमें क्या हुआ? म्यूटेशन इन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन देखो, म्यूटेशन होने का रीजन क्या? देखो एनवायरनमेंट क्या था? हाईली रेज थी, बहुत ज्यादा रेज थी, कॉस्मिक रेज थी, वहां पे यूवी रेज थी, तो म्यूटेशन होना ऑब्वियसली नॉर्मल बात है। ठीक है, म्यूटेशन इन न्यूक्लिक एसिड। म्यूटेशन आपको बताया म्यूटेशन हेल्पफुल भी होता है और हार्मफुल भी होता है। हेल्पफुल की कुछ नई चीज भी बन सकती है, हार्मफुल मतलब कि कोई बढ़िया चीज वो खराब भी हो सकती है। ठीक है, सडनली चेंज इट्स कॉल्ड म्यूटेशन। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन होने से क्या हुआ? एक नया अजूबा हुआ और वो क्या हो गया? सो सेल्फ रेप्लिकेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड में सेल्फ रेप्लिकेशन करने की कैपेसिटी स्टार्ट हो गई। मतलब वो सेल्फ रेप्लिकेट होना कैपेबिलिटी उसमें क्रिएट हुई, जिससे क्या है कि वो रेप्लिकेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि इसी दौरान न्यूक्लिक एसिड, इसी स्टेप में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन दोनों ने मिलके क्या बनाया? न्यूक्लियो प्रोटीन बनाया। क्या बनाया जी? न्यूक्लियो प्रोटीन। और याद रख लेना न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है? फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ। जीवन की उत्पत्ति का पहला साइन क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन। भाई न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन और डीएनए क्या? जेनेटिक मटेरियल ऑफ बॉडी का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन बना। न्यूक्लियो प्रोटीन क्या है कि फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ का जो पहला साइन आया वो क्या आया कि न्यूक्लियो प्रोटीन का बनना।
और इसी स्टेप के दौरान एक प्रोटोसेल बनी, मतलब इसी स्टेप के दौरान क्या है, फॉर्म्ड ए प्रोटोसेल स्ट्रक्चर। ये प्रोटोसेल जो स्ट्रक्चर है ये कैसे बनी, इस प्रोटोसेल के अंदर क्या हुआ कि इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन इकट्ठा हुआ और इसके ऊपर क्या है कि लिपिड की बाइलेयर बनी, इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोसेल। मतलब न्यूक्लियो प्रोटीन जो बन गया, ये न्यूक्लियो प्रोटीन बीच में आया, न्यूक्लियो प्रोटीन, और इस न्यूक्लियो प्रोटीन के चारों ओर लिपिड की बाइलेयर बन गई। ठीक है, लिपिड की क्या बन गई, बाइलेयर, और इस स्ट्रक्चर का क्या नाम दिया, प्रोटोसेल। तो इयोबायोट के दौरान न्यूक्लियो प्रोटीन बना और एक प्रोटोसेल बन गई। अब नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो आया वो आया, आगे हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोकैरियोट। फॉर्मेशन ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के अंदर क्या है, कंटिन्यू कंडेंसेशन। इसके अंदर अपने को क्या देना है कि कंटिन्यू कंडेंसेशन, कंटिन्यू कंडेंसेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और फॉर्म्ड ए प्रिमिटिव टाइप स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव टाइप स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म्ड हुई। इस प्रिमिटिव टाइप की जो स्ट्रक्चर थी, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन टाइप था वो कैसा था, कीमो हिट्रोट्रोफ। कैसा था, कीमो हिट्रोट्रोफ। इसमें जो रेस्पिरेशन हुआ वो कैसा हुआ, एनारोबिक, क्योंकि ऑक्सीजन थी नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन परजेंट। कैसा था, एनारोबिक रेस्पिरेशन परजेंट। इस दौरान जो म्यूटेशन रेट थी, म्यूटेशन रेट हाई, ठीक है। उसके बाद में बाइनरी फ्यूजन परजेंट, क्या था, बाइनरी फ्यूजन परजेंट, और डीएनए विद प्लाज्मिड परजेंट, डीएनए विद प्लाज्मिड परजेंट। और इस तरीके के जो प्रोसेस होता है कीमो हिट्रोट्रोफ, मतलब कि जो प्रोसेस था वो क्या था, कीमो सिंथेसिस। और कीमोसिंथेसिस कौन से बैक्टीरिया थे, जैसे आयरन बैक्टीरिया। कैसा था, आयरन बैक्टीरिया। तो इस स्टेप के अंदर अपने पास जो हुआ वो क्या था कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, मतलब सेल क्या टाइप का बना, प्रोकैरियोट सेल बनी। कंटिन्यू कंडेंसेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड ए प्रिमिटिव टाइप सेल या स्ट्रक्चर। उसमें न्यूट्रिशन टाइप कैसा था, कीमो हिट्रोट्रोफ, मतलब वो केमिकल के द्वारा किसी क्या की केमिकल से या क्या है न्यूट्रिशन लेता। ऑर्गन एनारोबिक रेस्पिरेशन परजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन थी नहीं, म्यूटेशन रेट हाई था, बाइनरी फ्यूजन परजेंट, डीएनए विद प्लाज्मिड परजेंट। और इस तरीके के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कीमोसिंथेसिस, जैसे आयरन बैक्टीरिया। अब जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आया वो क्या आया कि ये प्रोकैरियोट सेल बन गई, परंतु इस प्रोकैरियोट सेल के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट हुआ और एक स्टेप बना नेक्स्ट, वो क्या था, ऑटोट्रोफिज्म। क्या था, ऑटोट्रोफिज्म। ऑटोट्रोफिज्म के मतलब कि इस ऑटोट्रोफिज्म का मतलब ये हो गया कि एक तो पहले था हिट्रो मतलब कि किसी के फूड के लिए किसी पे डिपेंड, और ऑटो मतलब कि खुद फूड बना सके। तो उस जो बैक्टीरिया जो सेल बनी उसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल डेवलप हुआ। एक बैक्टीरियो क्लोरोफिल डेवलप हुआ, और इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल का रोल क्या था
इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल का। इस बैक्टीरियो क्लोरोफिल का क्या रोल था भाई? लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना है जी? अरे फोटोसिंथेसिस में क्या पढ़ते हैं कि लाइट एनर्जी को किसमें बदलना? केमिकल एनर्जी में। किसमें बदलना? केमिकल एनर्जी में। तो ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलने लग गया। कौन सा? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अब यहाँ पे कहानी ये होगी कि मतलब सीधी सीधी बात ये है कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस तो स्टार्ट हो गया, परंतु ऑक्सीजन थी नहीं, तो ये किस तरीके का फोटोसिंथेसिस होगा? अनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। मतलब यहाँ पे अनऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस हुआ, तो मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को रिक्वायर नहीं यूज करके इन्होंने किस चीज को यूज किया? H2S को यूज किया। किसको यूज किया भाई? H2O की जगह H2S को इन्होंने यूज किया। समझ में आई बात? कि फोटोसिंथेसिस तो स्टार्ट हो गया, अनऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अनऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अंदर कहानी क्या थी कि इन्होंने वाटर की जगह H2S को यूज करना स्टार्ट कर दिया। जिसे प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल लिख देता हूं इसका, जैसे एग्जाम्पल प्लैंक्टोनिक सल्फर बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या था? क्लोरोफिल बी प्रेजेंट था। अब यहां तक तो समझ में आ गई बात। अब देखो इतना कुछ होने के बाद में आगे बैक्टीरिया के अंदर खुद में कुछ इवोल्यूशन हुआ, और बैक्टीरिया में इवोल्यूशन होने से ये टॉपिक अपना थोड़ा मैंने साफ कर दिया। एक बैक्टीरिया ओरिजिनेट हुआ या उसमें बैक्टीरिया में खुद में मॉडिफिकेशन होकर एक नई स्ट्रक्चर बनी, जिसको क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। ये जो साइनोबैक्टीरिया आया, इस साइनोबैक्टीरिया ने क्या है कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया। क्या किया जी? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट बाय साइनोबैक्टीरिया, जिससे क्या हुआ? ऑक्सीजन रिलीज हुई। क्या हुआ जी? ऑक्सीजन रिलीज। और इसे बोलते हैं क्या? ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। और जब ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ तो फायदा क्या हुआ? ऑक्सीजन रिवोल्यूशन होने से क्या हुआ? ओजोन लेयर परफॉर्म, ओजोन लेयर बनी। ओजोन लेयर बनने से क्या हुआ? म्यूटेशन रेट कम हुई। म्यूटेशन रेट क्या हुई? कम हुई। मतलब म्यूटेशन रेट कम होने का कारण क्या था कि जो यूवी रे थी और जो आपकी कॉस्मिक रे थी, उनसे प्रोटेक्शन हो गया। ये ओजोन लेयर ने क्या किया? यूवी और कॉस्मिक रे से अपने को प्रोटेक्ट किया। तो याद रख लेना, 2 पॉइंट है। नंबर 1, जब लाइफ ओरिजिनेट हुई तो ऑक्सीजन नहीं थी। जब लाइफ ओरिजिनेट हुई तो ऑक्सीजन नहीं थी। और जब ऑक्सीजन रिलीज हुई वो किसकी वजह से हुई? साइनोबैक्टीरिया की वजह से। साइनोबैक्टीरिया आया तब ऑक्सीजन का रिवोल्यूशन हुआ। और जब ऑक्सीजन रिवोल्यूशन हुआ तो ओजोन लेयर बनी, म्यूटेशन रेट कम हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, जो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, वो किसमें बदल गया? ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में। ठीक है, वातावरण पूरा चेंज हो गया रिड्यूसिंग से किसमें? ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में। समझ में आई बात? तो इतना कुछ होने के बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे सुधार होता रहा, और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आया वो क्या आया? ये तो क्या था? साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर था। और जो मेरा लास्ट स्टेप क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यूकैरियोट। क्लियर? धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो प्रोकैरियोट जो सेल थी, ये किस में कन्वर्ट हुई?
यूकैरियोट में। किसमें कन्वर्ट हुई? यूकैरियोट में। कन्वर्ट का फर्क क्या है कि लेयर्ड सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल डेवलप हुए, ठीक है। और क्या हुआ कि यूकैरियोट सेल बनी, मतलब ये क्या था? यूनिसेलुलर, और ये क्या बन गया कि मल्टी सेलुलर, ठीक है। इसलिए इवोल्यूशन के प्रोसेस में पहले बैक्टीरिया बना, उसके बाद में हम लोग मतलब कि जितने मल्टी सेलुलर बने। इसलिए जो आर.एच. वाइटेकर ने जो बता रखा है, आर.एच. वाइटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसमें क्या बताया? पहले मोनरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लेंटी, फिर एनिमिलिया। मतलब कि पहले मोनरा क्या था? एक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट था। कनेक्टिव लिंक क्या आया? प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। उसके बाद में फिर फंजाई, प्लेंटी और एनिमिलिया का डेवलपमेंट हुआ। तो इस तरीके से हमने न्यू हाइपोथेसिस को स्टडी करने की कोशिश की है। इसके अंदर आपको अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या कोई चीज समझ में नहीं आए तो मेरे से कमेंट करके आप इस चीज को पूछ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे मेरे को हौसला मिलेगा और मैं आगे नए नए वीडियो आपको दे पाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।